नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई 2024 को होगी। पेपर टू सोशल साइंस के लिए संपूर्ण इतिहास की वीडियो लेकर आ चुका हूं। क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री को आज की इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त किया गया है। 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। एकमात्र वीडियो जिसमें संपूर्ण हिस्ट्री को खत्म किया गया है। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि वंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया? कुलीनों के लिए, गवर्नरों के लिए, गुलामों दासों के लिए, अभिजात वर्गों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, गुलामों या दासों के लिए। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था मध्यकालीन भारत में? वो शब्द था वंदगा। वंदगा जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये है फारसी भाषा का शब्द। किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। जबकि हिंदी में इसका अर्थ होता है गुलाम या दास। जो क्या हुआ करते थे, दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, वो गुलामों को खरीदा करते थे जिनको बंदगा के नाम से जाना जाता था। और जो सुल्तान हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो गुलामों पर अपने पुत्र से भी बढ़कर विश्वास करा करते थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से किस साहित्यिक विरासत का अर्थ निकट जाना और बैठना है? उपनिषद, वेद, अरण्यक, पुराण। यहाँ पर इसका राइट जवाब जो है वो होगा आपका पहला ऑप्शन, उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप प्लस निषद, ठीक है ना। तो उप का मतलब होता है पास में, उप का मतलब क्या होता है? पास में। और निषद का मतलब होता है बैठना। पास बैठना किसका मतलब हुआ? उपनिषद। यानी कि वैदिक काल में जो उपनिषद शब्द है, इसका प्रयोग जो गुरु होता है, गुरु शिष्य के पास, यानी कि शिष्य जो है वो गुरु के पास जाकर समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था, उसी को बोला जाता है उपनिषद, यानी कि निकट जाना और बैठना। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? ईबी रामास्वामी, पेरियार, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ईबी रामास्वामी पेरियार, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत के एक क्या थे? ये समाज सुधारक इनको बोल सकते हो। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को आत्म सम्मान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आत्म सम्मान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। किस कारण से चलाया था? ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी, धाराएं थी, ठीक है, पद्धति थी, उनका इन्होंने विरोध किया। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों का इन्होंने कटु आलोचना की। याद रखेंगे ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है? ईबी रामास्वामी पेरियार, ठीक है, जिन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको स्वाभिमान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर का यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। अभिकथन कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं 2, यानी कि सीटेट की परीक्षा में कथन वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही है? तो पहला वाला यहाँ पर आपका सही है। दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि औपनिवेशिक काल के दौरान ही उनको मना कर दिया गया था मंदिर प्रवेश करने पर, इसलिए उन्होंने आंदोलन की अगुवाई यानी कि आंदोलन को शुरू किया मंदिर प्रवेश के लिए। और कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जो जकड़ है कितनी गहराई तक गई हुई है। यहाँ पर हो चुका आपका क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण आपको बताना है। इनाम गांव, हल्लूर, भीमबेटका, बुर्ज होम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पुरापाषाण बताना है ना। तो पुरापाषाण भीमबेटका की गुफा हो गई,
ठीक है। भीमबेटका की जो गुफा है आंध्र प्रदेश की, जो कुरनूल गुफा है, ठीक है, ये आपके पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। इनाम गांव कैसा है? इनाम गांव ये हड़प्पा कालीन है। कैसा है? ये आपका हड़प्पा कालीन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। और बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम में ये आपका कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है। यहाँ लोग गड्ढों में रहा करते थे, गर्तों में रहा करते थे। कहाँ पर? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुर्ज होम गड्ढों यानी कि गर्तों में लोग निवास कहाँ पर करते थे? बुर्ज होम में करते थे। सही आंसर पूरा पाषाण स्थल है यहाँ पर भीमबेटका, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। इनाम गांव आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, होड़ नदी के तट पर, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखना एक सामान्य प्रथा थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है, क्या बोला गया है कि मृतकों का जो सिर है वो उत्तर की ओर करके दफनाए जाने की प्रथा थी। वो थी दोस्तों कहाँ की? वो थी आपकी इनाम गांव की। कहाँ की? इनाम गांव। मैंने आपको बताया, क्या बताया? ये है आपकी महाराष्ट्र में, घोड़ नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? घोड़ नदी एक आपकी पड़ती है, उसी के ये तट पर स्थित है, महाराष्ट्र में, पुणे के पास। कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है पुणे के पास में, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। बुर्ज होम मैंने आपको बताया ये कश्मीर में पड़ता है, क्योंकि मिलान से भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। मेहरगढ़ ये बोलन दर्रे के पास पाकिस्तान के समीप में पड़ता है। भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबाराव फूले ने, हरिदास ठाकुर ने, B.R. अंबेडकर ने या घासीदास ने? यहाँ पर इसका राइट जवाब जो है वो पहला ऑप्शन होगा। यहाँ पर ज्योतिबाराव फूले ने। कब की थी? 1873 में की थी। कब? 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और एक इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी वो भी कब आई थी? वो भी आपकी 1873 में ही पब्लिश हुई थी। इतना आप यहाँ पर याद करेंगे, ठीक है। तो ज्योतिबाराव फूले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। घासीदास को भी यहाँ पर याद कर लो, सतनामी आंदोलन के लिए जाना जाता है। सत्यनामी आंदोलन के लिए जाना जाता है, जो कि 1820 के दशक में इन्होंने इसको शुरू किया था। राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 कहता है, पद वेतन सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती है? ठीक है। ये मनसबदारी थी या इक्तादारी थी, जब्त थी, जागीरदार व्यवस्था थी? कौन सी व्यवस्था थी? ये थी मनसबदारी व्यवस्था। इसको शुरू किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने इसको शुरू किया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर का। कहता है कि ज्योतिबाराव फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना। यह तर्क देना कि आर्य विदेशी थे, उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जैविक समानता को दावे को मानकर, या पूर्व सदियों में भक्ति और आंदोलनों से प्रभावित होकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो उन्होंने किस आधार पर जाति असमानता की आलोचना की थी? ठीक है। तो वो उन्होंने की थी कि यह तर्क देना कि आर्य विदेशी थे, उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की थी। यही यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आर्य आए थे उन्हीं उसी के बाद में जो जाति व्यवस्था है उसी को उन्होंने बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पर पहला यानी कि दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि शैल चित्र कहाँ मिले? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है पहला वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था?
बाणभट्ट, चाणक्य, हरिसेन इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर बात की जाए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की, तो हरिसेन उनका नाम था, जिन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इन्होंने संस्कृत में की थी। किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बाणभट्ट की, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और चाणक्य किसके थे? ये तो सभी लोग जानते हैं किसके थे, चाणक्य। ठीक है। और हरिसेन मैंने आपको बता ही दिया, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन 13 कहता है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया। ठीक है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है दूसरा वाला है। ये लेकिन 1856 में आया था, यहाँ पर दिया गया है 1756, इसलिए गलत है। ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पर सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उन्होंने मतलब कि पढ़ा लिखा, और उन्होंने उस आधार पर कहा कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। और जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज में आसानी से स्वीकारा नहीं गया। यहाँ पर लिखा है कि स्वीकारा गया, क्योंकि लोग उनको अपनी गंदी नजर से देखने लगे थे। ठीक है। ये सभी यहाँ पर आपके गलत दिए गए, दूसरा वाला यहाँ पर सही दिया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है यहाँ पर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? यहाँ पर राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर राइट आंसर है पहला वाला हो जाएगा। कौन सा? राजा राम मोहन राय। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का श्रेय किनको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा 2024 में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है। तमिल जो रचनाएं होती हैं उनको संगम रचनाओं के नाम से भी जाना जाता है, संगम साहित्य के नाम से भी उनको जाना जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिपाही होंगे, जैन सैन्य जनरलों को, राजा रानियों को, विद्वानों कवियों को, साधारण पुरुषों और महिलाओं को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला। यहाँ पर साधारण पुरुषों और महिलाओं को पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, जो कि जानकारी प्रदान करती है किसकी? साधारण पुरुषों और महिलाओं की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने ही चाबुक पुस्तक, काश्तकार की चाबुक लिखी है। और एक गुलामगिरी भी मैंने अभी आपको बताया था, गुलामगिरी भी इन्होंने ही पुस्तक लिखी है। याद रखेंगे आप सभी लोग। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थल पाए जाते हैं? कैसे पाए गए, वहां पर कैसे मिले हैं? वो पक्की ईंटों के हैं, बांस के हैं, जमीन के नीचे हैं, या सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं? गलत तो सभी नहीं है, परंतु सही जो है वो है ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, जमीन के नीचे। मैंने पहले ही आपको बताया था, गर्तों यानी कि गड्ढों में लोगों को क्या किया जाता था? वहां पर लोग निवास करते थे, आंधी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, जानवरों से बचाव के लिए। ठीक है। तो यही कारण है कि लोग वहां पर गर्तों में निवास करते थे। बुर्ज होम आपके कहां पर है? यह आपके कश्मीर राज्य में है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला बोलता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। नव पाषाण होगा, मध्य पाषाण होगा, पूरा पाषाण होगा, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में 99% मानव की कहानी घटित हुई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, बोलता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है? केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो पहला वाला होगा।
ठीक है। 7वीं शताब्दी में कई संतों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि दक्षिण भारत में कई संत आ चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने सामाजिक जो विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त करने का फैसला कर लिया था, ठीक है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम नहीं है, यही लोगों ने सवाल उठाया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड तरीके से, मतलब कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन यहाँ पर आपको समाप्त करके करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, फास्ट तरीके से करवाऊंगा। यहाँ पर अभिकथन ए और कारण को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। अभिकथन कहता है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी गुजराती भाषाई लोगों के लिए दो अलग अलग राज्य में बांटा गया। बिल्कुल सही बोला गया है। अगर मैं बात करूं कब की, 1960 में दो आपके प्रांत बनाए गए थे। मराठी लोग बोलेंगे तो महाराष्ट्र बना दिया गया, यानी कि बंबई जो प्रांत है, बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाओं के लिए अलग अलग बना दिया गया। कारण है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ था। पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए था, हरियाणा हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों के लिए था। दोनों कथन दिए गए हैं, परंतु इनका एक दूसरे से संबंध बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ बात की गई मराठी और गुजराती लोगों की, यहाँ पर पंजाबी और हरियाणवी लोगों की गई। कथन तो दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं करते हैं। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही है। दोनों सही हैं, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की हुई। तो प्रस्तुति शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछ लिया गया है। प्रस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। मैंने अभी आपको बताया था समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन था। उसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी, यानी कि उसने समुद्रगुप्त की जो प्रशंसाएं हैं, यानी कि जो प्रशंसा है उसके बारे में उसने खूब लिखा था। यही होती है प्रशंसा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। चिरांद किस राज्य का पुरा स्थल है? चिरांद, चिरांद है यहाँ पर, ठीक है। चिरांद, चिरांद जो है ये पड़ता है कहाँ पर? बिहार में। बिहार का पूरा स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। कश्मीर में आपका बुर्ज होम है, ठीक है। कश्मीर में आपका बुर्ज होम है। आंध्र प्रदेश में आपकी कुरनूल की गुफाएं हैं, ठीक है ना। इतना आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कहता है कि आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताओ। तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक पहली पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। मैंने बताया था आपको, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये मणिमेखलाई है, ये एक पुस्तक है जो तमिल पुस्तक है। कैसी है? ये तमिल पुस्तक है, संगम साहित्य की ये पुस्तक है, ठीक है। तो आर्यभट्टियम यहाँ पर पहला वाला इसका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला बोलता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा की परिवार की भाषाएं? किस भाषा की हैं? यहाँ पर ये बात की जा रही है दक्षिण भारत की, ठीक है। दक्षिण भारत में आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ये आपकी हैं द्रविड़, ठीक है। द्रविड़, इसी क्षेत्र को द्रविड़ भी बोलते हैं, यानी कि दक्षिण वाले भारत को द्रविड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये द्रविड़ परिवार की भाषा यहाँ पर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था कन्नौज, बेगूसराय, पाटलिपुत्र, नालंदा। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही सुना आपने, नालंदा था, पटना का प्राचीन नाम नहीं था। गलत, यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है पटना का प्राचीन नाम, याद रखेंगे, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 26। ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वाराणसी है, दिल्ली है, मेहरगढ़ है या कोलकाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक स्थान है। ये काफी उपजाऊ मैदान है। कैसा है? उपजाऊ मैदान है, ठीक है। यहाँ पर खेती की जाती है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिए। उपजाऊ है, खेती होती है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्टेटमेंट वाला, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका, क्वेश्चन 27। गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। नीलगिरी, मालाबार, गारो, सुलेमान और किरथर हिल्स। राइट जवाब जो आपका है वो यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा। सबसे पहले लोगों ने जो उगाए थे, क्या उगाए थे? गेहूं और जौ जैसी फसल उगाई थी, वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उगाए थे। 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई? ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से भी बोला जाता है, पंडिता रमाबाई, वीरेशलिंगम, पुंदलू, ताराबाई शिंदे। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की है, इतना याद हाँ यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है। मैं बात करूं अगर रामास्वामी, इन्होंने आत्मसम्मान यानी कि स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, जिसको मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कहता है कि कथन ए और बी को पढ़ लेते हैं। चलिए, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, बिल्कुल किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, आधुनिक में बांटा, बिल्कुल गलत हो गया, नहीं बांटा। कैसे नहीं बांटा, चलिए आपको बताते हैं। जो जेम्स मिल था उसकी पहले बात करते हैं, फिर मैं तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो जेम्स मिल जो था, इसने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी, जिसको 3 भागों में इसने तोड़ दिया, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग थे? एक था आपका हिंदू था, दूसरा था मुस्लिम था, तीसरा था ब्रिटिश था, ठीक है। तो 3 भागों में इसने तोड़ दिया, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, आपको मैंने समझा दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तभी यहाँ पर गलत हो गया दूसरा वाला। ए सही है और बी गलत है, तो 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ए सही किंतु बी गलत, 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेम्स मिल जो है ये अर्थशास्त्री था। कौन था? ये एक अर्थशास्त्री था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, इतिहासकार भी था, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि अभिकथन ए और कारण आर, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, बिल्कुल की थी, सही है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार गांव के प्रधान को दी जाती थी, ना कि जमींदार को दी जाती, बिल्कुल सही बोला गया। यहाँ पर दोनों कथन आपके सही दिए गए, सही व्याख्या भी एक दूसरे की करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं महलवारी जो बंदोबस्त है आपका, ये होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी ये गांव के मुखिया को, जो प्रधान भी इसको बोलते हैं, ठीक है, उसको दी गई थी, ना कि जमींदार को दी गई थी। दोनों सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर लेते हैं। बात करूंगा मैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 31। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर दें। कमेंट नहीं किया है, कमेंट भी कर दें। शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर दें। 31 नंबर की क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? सभी लोग जानते हैं संस्कृत में रची गई थी, प्राक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? प्राक संस्कृत में इसकी मतलब रची गई थी। बस इतना आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है 32 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय की, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार था, बिल्कुल सही बोला गया है। यह व्यापार जिसमें वस्तुओं की अदला बदली, धन का प्रयोग नहीं किया जाता है वस्तु विनिमय पद्धति में। सभी गलत यहाँ पर दिए गए। सही कौन सा है? ऑप्शन पहला यहाँ पर सही है। बिना धन के वस्तुओं का अदला बदला ही वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है, ठीक ना, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33, कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। कालीबंगा जो है ये है दोस्तों कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और एक याद रखेंगे आप सभी लोग, ये है हड़प्पा कालीन स्थल। कैसा है? ये हड़प्पा वाला स्थल है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक, ठीक है, अमरावती, सांची, भीमबेटका, बाग। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्न में से भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर बैठना। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, गुरु के पास में बैठना यानी कि उपनिषद उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपनिषद उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था,
ये सभी भूमिगत दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थर और औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित थे। चलिए यहाँ पर आपको सही उत्तर बताते हैं महापाषाण के विषय में। 1 नंबर वाला राइट आंसर होगा, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर बोलता है कि वक्राकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली थी? कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से, लोथल से, चनहूदड़ो से या हड़प्पा से? ये जो प्राप्त हुई थी ईंटें, ये चनहूदड़ो से प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे वक्राकार ईंटों की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी है पुरापाषाण काल, जिसमें कि 99% मानव कहानी घटित हुई है। मानव कहानी घटित हुई है 99%। याद रखेंगे यहाँ पर ये सबसे लंबी अवधि होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर राइट जवाब होगा आपका गुजरात। गुजरात में तमाम आपके हड़प्पा के नगर देखने को मिलते हैं। जैसे लोथल की अगर बात की जाए, लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल को हड़प्पा का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर बोलता है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये भी इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में शासकों का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो गया। सही है, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। जंगलों का विनाश हो गया। क्या हो गया? जंगलों का विनाश हो गया। ये भी बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये कारण नहीं बताया जाता है। सब संभवतः नदियां सूख गई। सही व्याख्या का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ABD इसका राइट आंसर होगा। ABD ऑप्शन पहले में है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि दिए गए कथन A और B को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए सत्य है, बी असत्य है। कौन सत्य है, कौन गलत है? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। दोनों यहाँ पर सत्य दिए गए, दोनों यहाँ पर आपके सत्य दिए गए। डी वाला यहाँ पर राइट होगा। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खेती भी होती है, पशुपालन यानी कि इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। हम आज यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली संग्रहालय में हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में वर्णन है। पशु पक्षियों के विविध लेख में हमें मिलता है। राइट आंसर पहला वाला होगा। महाराष्ट्र में एक पटनेपुरा स्थल है, वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे। इसी आधार पर लोग इतिहासकार कहते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में भी शुतुरमुर्ग होते थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 43। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के बारे में गलत है? परिस्थिति मैंने आपको बताया था प्रशंसा होती है और गलत आपको यहाँ पर ढूंढना है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बोला गया है। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करता था। राजा थोड़ी ना स्वयं लिखा जाता था, उनका दरबारी कवि लिखता था। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूलवान स्रोत भी माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। परिस्थिति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। गलत आपको यहाँ पर बताना था, गलत आपका है ऑप्शन बी, यानी कि बी वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। गलत वाला कथन ही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे, मालवा, आहार, कायथा। यहाँ पर राइट आंसर होगा जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो कि ग्रामीण संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम है ताम्रपाषाणिक काल की। ये आपकी कहाँ पर है? ये है आपके राजस्थान में। कहाँ पर में है? राजस्थान में है। ठीक है, इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ले लिया है। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण युग मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, राजस्थान में स्थित है।
ठीक है। जोरबे संस्कृति विकसित हुई है किस नदी पर? प्रवरा नदी के तट पर। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? मौखिक यानी कि मुख से बोलकर इतिहास को लिखने के लिए कौन सी सामग्री नहीं है? सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, ये भी एक मौखिक, यानी कि वो बता सकता है कि विभाजन हुआ, अब मैं वहां पर गया, ठीक है, तो वो बता सकता है। सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, ये भी हो सकता है। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, वर्तमान पर बात करता है, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, ये भी बता सकता है। लेकिन ये नहीं बता सकता है, ऑप्शन थर्ड वाला, एक विद्वान जो कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, वो थोड़ी ना बता पाएगा मौखिक, वो उस वक्त में होगा ही नहीं मौखिक इतिहास के स्रोत के रूप में, ठीक है। वो तो अब वर्तमान की चीजें बता रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये गलत दिया गया है, तो गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला है यहाँ पर 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही है? ये प्रायः ताड़पत्रों पर, यहाँ पर क्या लिखा है? प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बोला गया है। वे जिस काल में प्रदर्शित करती थी उसी काल के लिए मुख्य स्रोत थी, ये भी सही है। वे हस्तलिखित थी जिनको बाद में मुद्रित की गई थी, ये भी आपकी कैसी है? ये भी आपकी बिल्कुल सही दिया गया है। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी जाती थी, ये भी सही दिया गया है। तो गलत इसमें कौन सा है? गलत दोस्तों इसमें आपका है कौन सा? वे जिस काल में प्रदर्शित करती थी उस काल के लिए मुख्य स्रोत थी, उस काल के लिए मुख्य स्रोत थी। हस्तलिपि की बात यहाँ पर की गई है, वे हस्तलिखित थी और उनके बाद में मुद्रित की गई, ये यहाँ पर गलत है। गलत आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है, सी वाला ही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, बल्कि सभी यहाँ पर सही दिए गए हस्तलिपि के बारे में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 47 नंबर के राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार आपके दिल्ली में है, कहाँ पर है? ये है आपके दिल्ली में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक बुक है जिसको चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। इसका संबंध है राजनीति से, चाणक्य ने इसको लिखा था, इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 49 नंबर के क्वेश्चन की। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत, यहाँ पर स्रोत लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये यहाँ पर आपका स्रोत लिखा हुआ, स्रोत क्या है? फारसी है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है। तो प्राचीन भारतीय का पूछा है, प्राचीन भारत में किसका उपयोग होता था? प्राचीन भारत में दोस्तों होता था संस्कृत साहित्य का। किसका? ना फारसी था ना ही आपका उर्दू था। ये तो आपके मध्यकालीन भारत में आकर कुछ तुर्की हैं, इस्लामी हैं, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर ये भाषा फैल गई, लेकिन प्राचीन की बात करूँ तो संस्कृत आपकी थी, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50 की। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु है। इसमें क्या है? इसमें है भिक्षुओं के नियम। इसमें क्या है? भिक्षुओं के नियम, यानी कि बौद्ध संघ के जो नियम बताए गए, नियम किसमें है? वो है विनय पिटक में। 3 पिटक आपके बौद्ध धर्म के होते हैं। एक तो आपका यहाँ पर विनय पिटक दे दिया गया है, अभिधम्म पिटक होता है, अभिधम्म, ठीक है, अभिधम्म पिटक आपका होता है, और एक होता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की इसमें शिक्षाएं हैं, अभिधम्म पिटक में उनके सिद्धांत हैं, विनय पिटक में उनके नियम हैं, ठीक है। राइट उत्तर मैंने आपको बता ही दिया, भिक्षुओं के नियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। अजंता की गुफा दोस्तों कहाँ पर है? मैंने अभी आपको बताया था, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? मलिक मोहम्मद ने पद्मावत लिखा। क्या लिखा? पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावती एक रानी थी राजस्थान की, जिसके पति का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? कुछ ऐसा ही है, रतन सिंह, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, रतन सिंह उनके पति का नाम था, ठीक है, ठीक है। तो जो एक मतलब कि एक राजा हुआ इतिहास में, ठीक है, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो इस रानी को देखना चाहता था, ठीक है। रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी, रानी ने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। यही जो पद्मावत ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा था, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था?
ये बांटा किसने था? जेम्स मिल की अगर मैं बात करूं, जेम्स मिल ने इसको बांटा था। ठीक है, चलिए आते हैं इसके विकल्प पर। यह विचार पर आधारित शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास इसी रूप में है। ब्रिटिश लोग समझते थे कि इतिहास के उस बिंदु का सर्वाधिक ज्ञानवान थे, इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। यह याद सुविधाजनक और सरल के लिए। पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया। यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? बहुत महत्वपूर्ण है। किसके दरबार में आया था? ये मौर्य राजा कौन था आपका? मौर्य साम्राज्य कौन था उसके, जिसका चाणक्य दरबारी था? कौन था? चलिए आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आपको मैंने ही यहाँ पर ही बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर बात करता हूँ मैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी के दरबार में आया था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसके दरबार में चाणक्य भी रहता था, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 55 नंबर के क्वेश्चन की। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां पर अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल सही बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला गया, पहला वाला ही यहाँ पर आपके राइट हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर 56 नंबर का बोलता है कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं के द्वारा, पारतत्विक स्रोतों के द्वारा, वाचिक परंपराओं के प्रयोग द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वाचिक परंपराओं यानी कि मौखिक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। आदिवासी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को बताते चलते हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है, तो इसी के आधार पर इतिहासकार इनका इतिहास लिख लेते हैं, वाचिक परंपराओं के आधार पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, 57 की। मलयालम पुस्तक लीला तिकलम की विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु दोस्तों है आपकी व्याकरण। कौन सी है? व्याकरण है इसकी विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके इतिहासकार दिए गए, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों का नाम दिया गया। आपको करना है मिलान। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखा, बिल्कुल सही है। फक्र मुदव्विर फुतुह सलातीन गलत होगा। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक का नाम है तारीखे फिरोजशाही, जिसमें फिरोजशाह तुगलक के बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है, जिसको 90 भागों में बांटा गया, 90 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला। कौन सी है? किताब उल रिहला, बिल्कुल सही दिया गया है। एक आपकी है किताब उल हिंद। उल हिंद अगर लिखा रहे तब आपको बताना है अल बरूनी। अल बरूनी आपको बताना है, परंतु किताब उल रिहला लिखा रहे तब आपको बताना है इब्न बतूता। ठीक है, बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। किताब उल हिंद मैंने अभी आपको बताया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये अल बरूनी ने लिखी। किसने? अल बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अबुल फजल की पुस्तक कौन सी है? अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की पुस्तक है, जिसको 3 भागों में इसने यहाँ पर डिवाइड किया था। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, जिसको आईने अकबरी बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है। आईने अकबरी की विषय वस्तु है। अकबर के पूर्वज का वर्णन ये तो फर्स्ट वाले भाग में देखने को मिलता है। अकबर के शासन के किस्से ये दूसरे वाले में देखने को मिलता है। अकबर के प्रशासन ये वाले थर्ड वाले में देखने को मिलता है। यानी कि ये जो 3 भाग हैं ये अकबरनामा के भाग हैं। आईने अकबरी जो कि थर्ड वाले भाग को बोला जाता है। थर्ड वाले भाग को क्या बोला जाता है? आईने अकबरी बोला जाता है। अकबरी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें प्रशासनिक वर्णन देखने को मिलता है। थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आईने अकबरी की रचना पूछे तो अबुल फजल आपको बता देना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, क्या करता है? मैंने आपको कई बार बताया बौद्ध धर्म के इसमें नियम आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत, पंडिता रमाबाई, मुमताज अली, रास सुंदरी देवी। यहाँ पर राइट आंसर होगा रुकैया सखावत हुसैन। उसने सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लिखी थी।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की 63 नंबर के क्वेश्चन की। सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी, ये दोस्तों लिखी गई थी ताड़ पत्रों पर। किस पर? ये ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। मैंने कई बार आपको बताया, भुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी छालों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी और आपकी ताड़ पत्रों पर भी लिखी जाती थी, दोनों पर ही लिखी जाती थी। बात कर लेते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन की। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। पाणिनि यहाँ पर राइट आंसर होगा। वाल्मीकि की मैं बात करूं तो इन्होंने रामायण लिखा है, वाल्मीकि ने, ठीक है। वेद व्यास ने भगवत गीत सॉरी इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने महाभारत लिखा है। क्या लिखा है? महाभारत इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, वेद व्यास जी ने। तो पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन बड़ा ही यहाँ पर सिंपल दिया गया है, इसको आप कर लोगे। आईने अकबरी के विषय में पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी, ठीक है। तो आईने अकबरी मैंने आपको समझा दिया। जो अकबरनामा है, क्या है? अकबरनामा एक पुस्तक है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और तीसरा वाला भाग जो है इसी को बोला जाता है आईने अकबरी बोला जाता है। पहले में है पूर्वज का वर्णन, दूसरे में है उसके शासनकाल का वर्णन, तीसरे में है उसकी फसल का वर्णन है, कर व्यवस्था का वर्णन है, सांख्यिकी दर्शन का वर्णन है, यानी कि वैसी वैसी चीजें यहाँ पर इसमें दी गई हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। आईने अकबरी, इसमें पूर्वज का वर्णन नहीं है, किसका है? ये तो पहले वाली की बात की गई, ये मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये अबुल फजल, मैंने बताया था आपको, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। और ये तीसरी जिल्द है, ना कि पहली जिल्द नहीं है, ये तीसरा भाग है, यानी कि तीसरी जिल्द को ही आईने अकबरी बोला जाता है। अबुल फजल इसका लेखक है। इसमें अकबर के जो शासन है, प्रशासन है, उसमें कर व्यवस्था, जुताई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका 66 नंबर का। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक है, क्या है यहाँ पर पुस्तक दिया गया, पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। 12वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो कश्मीर राज्य का जो वर्णन देखने को मिलता है वो किया है कल्हड़ ने। किसने? कल्हड़। कल्हड़ कौन है? एक इतिहासकार है। कल्हड़ कौन है? इतिहासकार, जिसमें 12वीं शताब्दी की कश्मीर का इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है, याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिश्चियन एम्पायर, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा इसका मतलब होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, बिफोर कॉमन एरा BCE का मतलब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ चुका है यहाँ पर 68 नंबर का क्वेश्चन 68। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है? खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को यहाँ पर रखा जाता है। 69 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? किस पर विचार किया जाना चाहिए ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय? कार्यात्मक संबंध, निष्कर्ष स्थापित, मूल्यपरक निर्णय, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। पहला वाला यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें कारण का भी पता चलेगा और उससे निष्कर्ष भी यहाँ पर स्थापित होगा। बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 की यहाँ पर बात करते हैं। कहता है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाह नामक चित्रकला, मध्य प्रदेश की चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला के जरिए भारत के आरंभिक मानव के समझ की यहाँ पर एक प्राथमिक स्रोत का काम करती है यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार बोला गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। चोल, राष्ट्रकूट नहीं, राष्ट्रकूट गलत होगा, पाल भी नहीं होगा, पाल भी नहीं होगा, चोल, चेर, पांड्य। ये कहाँ के राजवंश है? ये दक्षिण भारत के राजवंश है, जिनको मूवेंदार कहा गया है संयुक्त रूप से, चोल, चेर, पांड्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी
हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी थी संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में लिखी थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 73, खाली जगह में प्राचीन शैल चित्रकला मिली। कहां पर मिली आपकी? मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश तथा साउथ उत्तर प्रदेश में आपकी मिली है सबसे प्राचीन शैल चित्रकला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर आ चुका 74 नंबर का क्वेश्चन, हेसियोग्राफी संबंधित है। हेसियोग्राफी जो है ये है संत के जीवनी लेखन से। किससे है? संत के जीवनी लेखन से है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 75 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है, जिसको जानते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के नाम से, लेकिन इसका संबंध है राजनीति से। जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है, ना कि इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर आ चुका है 76 नंबर का। 76 नंबर का कहता है कि पांडुलिपियों अभिलेखागारों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बोला गया है। अभिलेख पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते थे, सही दिया गया। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए। दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जाएगा? आपको लिखना है 2012 को, तो इसको लिखेगा 2012 एडी, क्योंकि ईस्वी है तो एडी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। एपी बीपी ईसी नहीं होगा, पहला वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत, यहाँ पर स्रोत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है, प्राथमिक नहीं है? आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, उपन्यास। तो उपन्यास यहाँ पर नहीं होगा और सभी चीजें यहाँ पर प्राथमिक स्रोत हो जाएंगी। नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला आपका होगा उपन्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79। गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? आर्यभट्टियम दोस्तों है आपकी ये संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? यहाँ पर लिखा हुआ है स्रोत, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो स्रोत प्राथमिक, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त कर लो तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक स्रोत। कैसा होगा? द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हुए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अगर आप एक इतिहासकार हो, अगर आपको लिखना है जनजातीय लोगों का इतिहास, तो आप गलत कथन यहाँ पर उसके बारे में आपको बताना है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे। क्या दस्तावेज उन्होंने लिखित रखे? वो तो अनपढ़ ही होंगे। जनजातीय लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई लिखित नहीं होता। बिल्कुल गलत हो गया। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं, बिल्कुल मौखिक एक दूसरे से बोलते हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार आप लिख सकते हैं इतिहास को। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, सही है। समकालीन इतिहासकार मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी कम दी, ये भी यहाँ पर सही है। परंतु गलत कथन की पहचान करनी थी, गलत पहला वाला है, गलत ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हुए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 82 नंबर के क्वेश्चन की। नीचे दो कथन आपके दिए गए हैं, ठीक है, इनको पढ़कर आपको बताना है। भारतीय इतिहास तिथियों और काल के समयामिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये किसने कहा है? ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया है। वी है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल यहाँ कैसा समस्यात्मक है। दोनों कथन आपके यहाँ पर कैसे दिए गए हैं? दोनों कथन यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। कथन भी यहाँ पर सही है परंतु दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, वाद विवाद के संदर्भ में।
पहला वाला गलत है, दूसरा वाला यहाँ पर सही है। पहला गलत, दूसरा सही, कौन सा है यहाँ पर? ये वाला सही है। ए गलत किंतु बी सही। बात करते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन की। बीसीई, बीसीई मैंने आपको बताया बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करते हैं 84 नंबर के इस क्वेश्चन की। महलवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी, बिल्कुल सही बोला गया है। महलवारी व्यवस्था 1822 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही बोला गया है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर भारत में लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। तीनों यहाँ पर आपके सही दिए गए। तीनों यहाँ पर कैसे दिए गए? बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो है दोस्तों, ये डलहौजी होगा, कॉर्नवालिस, रिपन, विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस ने कब इसको लागू किया था? कब लागू किया था इसको? 1793 में। कब? 1793 में लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 86। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कहते हैं यहाँ पर औपनिवेशिक। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औपनिवेशिक। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल एक कौन था? दार्शनिक था, अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था, स्कॉटलैंड का था। 1817 में उसने क्या किया? 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारत में 3 कालों में इसने बांट दिया था। चलिए बात करते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन की। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, ये किसने कहा? ये कथन बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये कथन जो कहा है, ये कहा है जेम्स मिल ने ही। किसने? जेम्स मिल ने ही ये कथन बोला है। चलिए बात करते हैं 89 क्वेश्चन की। कहता है कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहला वाला यहाँ पर सही होगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यही पुस्तक जो है, इसको ही 3 भागों में उसने बांटा है। किस भाग में? हिंदू में बांटा है, मुस्लिम में बांटा है और उसने ब्रिटिश में इसको बांटा है। 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। 1817 में डिवाइड कर दिया है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, परीक्षा में प्रश्न है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, यानी कि 90 नंबर की। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल में हिंदी का नहीं प्रयोग करते थे, ना ही प्राकृत का, ना ही संस्कृत का, ना ही पाली का। फिर किसका प्रयोग करते थे? राइट आंसर होगा प्राकृत का ही प्रयोग करते थे। ये जो प्राकृत भाषा है, ये आम लोग बोलते थे। कौन? आम जनता जो है, आम लोग जो है, वो प्राकृत भाषा को बोलते थे, इसी का प्रयोग करते थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। कहता है कि इनाम गांव में पूरा स्थल है। इनाम गांव में पूरा स्थल है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या कर्नाटका में है? तो कर्नाटका में है आपका इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? कर्नाटका में है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर सही कौन सा है? महाराष्ट्र है यहाँ पर सही। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इनाम गांव किस नदी के तट पर है? यह घोड़ नदी के तट पर। घोड़ एक नदी है, वही के तट पे ये स्थित है, पुणे के पास में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 92। कहता है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। कौन है? कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं। अगर बात की जाए वेद व्यास की, इन्होंने महाभारत जैसे मतलब कि ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास ने आप रामायण भी लिखी है। ठीक है, चौपाइयाँ भी लिखी हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के एक प्रमुख कवियों में से आते हैं अष्टछाप में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि 93 की। आर्यों का युद्ध का देवता कौन था? ये था दोस्तों इंद्र। इंद्र आर्यों के युद्ध का देवता था और उसी के साथ वर्षा का देवता भी पूछा जाता है एग्जाम में। वर्षा का देवता भी इंद्र था। ठीक है,
सोम क्या था? सोम एक पेय पौधा था। क्या था? सोम एक पेय पौधा था। अग्नि क्या है? आग। वरुण क्या है? सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मेन चीज है यहाँ पर आपकी इंद्र। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है? गंगा है, सतलुज है, व्यास है, कावेरी है। तो राइट आंसर होगा गंगा। गंगा के दक्षिण में फैला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका? किसने रोका? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति। यहाँ पर राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि दक्षिण भारत का राजा था, जिसने हर्षवर्धन को दक्कन की ओर बढ़ने से रोका था। और यहाँ पर बात मैं करूं अगर पुलकेशिन द्वितीय की, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति था, ठीक है। तो यहाँ पर ये रवि कीर्ति को भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 यानी कि 96 नंबर की। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक ने पुस्तक लिखी है चरक दर्शन लिखी है, चरक संहिता लिखी है, चरकांक लिखी है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है चरक संहिता। कौन सी? चरक संहिता लिखी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला बोलता है कि सांची का महान स्तूप कहाँ है? बिहार, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 98। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा अर्थ इसका होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99 की। चिरांद किस राज्य का पुरा स्थल है? ये आपके बिहार का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, 100 क्वेश्चन की। आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताओ। आर्यभट्ट, आर्यभट्टम, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर आ चुका है। 101 कहता क्या है? चलिए इसको भी जान लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं वैसे, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? भारत यूरोपीय द्रविड़ की हैं, ठीक है। द्रविड़ की हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि आप कहाँ से रहने वाले हो, किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हो, ठीक है। तभी मैं यहाँ पर जान पाऊंगा किन किन लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखा है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आपको इसी प्रकार निरंतर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।